कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। उत्तरयणी कौथिक महोत्सव का समापन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हुए शामिल। लोक संस्कृति को मिली नई पहचान। देहरादून में कई राजनीतिक दलों ने थामा बीजेपी का दामन। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने दी जानकारी। कहा, कांग्रेस समेत कई दल बीजेपी में होंगे शामिल। देहरादून में बीजेपी प्रदेश कोर कमेटी की पहली बैठक। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने दी जानकारी। फरवरी को होगी कोर कमेटी की बैठक। देहरादून में अंकिता को न्याय दिलाने के लिए महापंचायत। माता पिता महापंचायत में हुए भावुक। सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में सीबीआई जांच की मांग। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोरम राय। की शुरुआत करते हैं देहरादून के परेड ग्राउंड में सेवा संकल्प फाउंडेशन द्वारा आयोजित 4 दिवसीय उत्तरयाणी कौथिक महोत्सव का भव्य समापन हुआ। समापन के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए और लोक कलाकारों, साहित्यकारों तथा बड़ी संख्या में मौजूद लोगों का स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह महोत्सव उत्तराखंड की समृद्ध लोक सांस्कृतिक परंपराओं को जीवंत बनाए रखने का सराहनीय प्रयास है। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजन लोक संस्कृति को भावी पीढ़ी तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाते हैं। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में कांग्रेस पार्टी के साथ कई राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी का दामन थामा। तो वहीं इस मौके पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और बीजेपी के प्रदेश संगठन मंत्री कुंदन परिहार भी मौजूद रहे, जिस पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि आने वाले दिनों में और भारी संख्या में कांग्रेस के साथ दूसरे राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल होंगे। पार्टी के गढ़वाल मंडल के सभी जिलों से अनेकों कांग्रेस, बीएसपी, कुछ लोग सपा के भी हैं और यूकेडी, ऐसे दलों को छोड़कर बड़ी संख्या में लोगों ने भारतीय जनता पार्टी सत्ता ग्रहण की है, जिनमें नगर पालिका पौड़ी की अध्यक्ष बहन नेगी हमारे बीच में बैठी हुई हैं, हिमानी नेगी जी, और हमारे भाई हमारे केसर सिंह जी पहले जिला पंचायत के अध्यक्ष थे पौड़ी जिले के, इन्होंने संस्था ली है। और अभी हमको देखा होगा अनेकों जगह, क्योंकि आपकी पौड़ी के लोग सामने बड़ी संख्या प्रधान, बीडीसी मेंबर, जिला पंचायत सदस्यों ने भारतीय जनता पार्टी सत्ता ग्रहण की है। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी के नेतृत्व में वो बीजेपी के में आना चाहते हैं। ऐसे सब लोगों को हमने सत्ता देने का काम किया है। बीजेपी अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने जानकारी देते हुए कहा कि नई संगठनात्मक रचना के बाद बीजेपी प्रदेश कोर कमेटी की पहली बैठक 14 फरवरी को पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के नेतृत्व में होने जा रही है, जिसमें पार्टी गतिविधियों के साथ आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीति और सरकारी उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने की कार्य योजना पर विमर्श किया जाएगा। साथ ही सर्वे रिपोर्ट के आधार पर चर्चा की जाएगी। उत्तराखंड में अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर विपक्षी दलों द्वारा महापंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें कांग्रेस के घटक दल और तमाम संगठन शामिल हुए, जिसमें प्रदर्शनकारियों ने मांग करते हुए कहा कि अंकिता भंडारी हत्याकांड में सीबीआई जांच सुप्रीम कोर्ट के किसी मौजूदा या सेवानिवृत्त जज की निगरानी में कराई जाए, ताकि अंकिता को निष्पक्ष और पूर्ण न्याय मिल सके। तो वहीं इस पूरे घटना क्रम पर प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि जांच शुरू हो चुकी है और इसमें विभिन्न दलों के लोग शामिल हो रहे हैं। देखिए, किसकी क्या पंचायत चल रही है मुझे उसको कोई प्रतिक्रिया देनी नहीं है, लेकिन मुझे दुख इस बात का है
कि ऐसी पंचायत में समाजवादी पार्टी के लोगों को बुलाया गया है, जो उत्तराखंड आंदोलन में जिन्होंने उत्तराखंड की मां बहनों का अपमान किया, अनेकों लोगों को की शहादत उनके गोलीकांड द्वारा हुई जब मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। ऐसे लोगों को महापंचायत में बुलाकर जो मैसेज कांग्रेस सहित विपक्षी दलों ने दिया है, उसको उत्तराखंड की जनता कभी माफ नहीं कर सकती। अभिनंदन करता हूं और साथ साथ माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से। और राजधानी देहरादून में आयोजित अंकिता न्याय यात्रा में संयुक्त संघर्ष मोर्चा की महापंचायत में तमाम राजनीतिक दलों के लोग शामिल हुए, जहां सभी ने एक सुर में सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में सीबीआई जांच की मांग की है। तो ही इस महापंचायत में 5 प्रस्तावों को पास किया गया है, जिसके ज्ञापन को राज्यपाल के माध्यम से राष्ट्रपति को भेजा जाएगा। एक तो राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया जाएगा और जो हमने यहाँ से उनको भेज भी दिया है, लेकिन हम उसको प्रॉपर तरीके से राज्यपाल महोदय के द्वारा उसको दिया जाएगा। यहाँ से मार्च करते हुए हम राज्यपाल के पास तक जाएंगे और 5 लोग उनको ज्ञापन देंगे कि जो अनिल कुमार जोशी वो कहाँ से आ गए, उनका की जो भी वो न उस परिवार के व्यक्ति हैं कौन वो व्यक्ति जो 3 साल से 4 साल से कहीं अंकिता के न्याय में नहीं दिखाई दे रहे थे, वो कहाँ से पैदा हो गए, कहाँ से लाया गया उनको रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए। इसमें भी सरकार की पूरी साजिश नजर आती है। जब एक तरफ वो माँ पिता को बुलाते हैं यहाँ पे 9 तारीख को और उसके बाद माँ पिता से एक प्रार्थना पत्र लेते हैं, तो माँ पिता की जो एप्लीकेशन है, प्रार्थना पत्र है, उसको क्यों नहीं उन्होंने रिपोर्ट का आधार बनाया, उसको उस पर क्यों नहीं एफआईआर दर्ज की गई उनके आवेदन पर। ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाता है, जो पूरी सरकार को शंका के घेरे में लाता है कि कहीं ये अपने लोगों को गट्टू बट्टू जो भी है उनको बचाना तो नहीं चाहते हैं। क्या पता इसके पीछे भी एक बहुत लंबी फेयर लिस्ट हो। ये उत्तराखंड के अंदर जितने भी होटल और रिजॉर्ट खुले उनके अंदर ये क्या क्या धंधे चला रहे हैं, इन सबका खुलासा होना चाहिए। जो महापंचायत है ये उत्तराखंड के जन आकांक्षा, जन संघर्ष की भावना का हिस्सा है और हम भी इस हिस्से के साथ अपनी एकजुटता जाहिर करने के लिए यहाँ पर आए हैं। उत्तराखंड की जन आकांक्षा है कि सीबीआई की जांच सुप्रीम कोर्ट की देख रही है, नए सिरे से कंप्लेंट दायर हो और कंप्लेनेंट अंकिता के माता पिता में से कोई बने या उनके परिवार का कोई सदस्य बने। लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है। यहाँ तो मध्य रात्रि को स्टेट स्पॉन्सर्ड राज्य प्रायोजित एक कंप्लेंट दर्ज होती है और उस कंप्लेंट के आधार पर एफआईआर आगे बढ़ाई जा रही है, सीबीआई जांच आगे बढ़ाई जा रही है। ये बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है कि अंकिता प्रकरण को फिर से दफन करने की और वीआईपी को बचाने की फिर से कोशिश शुरू हुई है। उस कोशिश के खिलाफ ये पंचायत है और इसी कोशिश के खिलाफ लड़ाई होगी। इसी कोशिश के खिलाफ 16 तारीख को कांग्रेस भी जो है हल्ला बोल कर। देहरादून में अंकिता प्रकरण को लेकर 8 तारीख को प्रस्तावित महापंचायत को सफल माना जा रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने महापंचायत के समर्थन में बड़ा बयान देते हुए कहा कि इंडिया गठबंधन के सभी सहयोगी दल, उनसे जुड़े लाइक माइंडेड कर्मचारी संगठन और कई सामाजिक संगठनों ने इस मुद्दे पर की गंभीरता के साथ दिया है। वहीं हरीश रावत ने कहा कि फिलहाल अंकिता मामले की सीबीआई जांच चल रही है, लेकिन यह जांच किसी सिटिंग जज की निगरानी में नहीं हो रही है। देखिए, सीबीआई जांच करे मगर सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में करे। ये जन आकांक्षा थी, ये उत्तराखंड के लोगों का राइडर था और दूसरा राइडर था कि एफआईआर नए सिरे से लिखी जाए और उस एफआईआर में जो साक्ष्य नष्ट करने वाले लोग हैं वो भी, और जो वीआईपी के रूप में जो नाम सामने आए हैं वो लोग भी एफआईआर और जांच का हिस्सा। आप उसके माँ बाप को कंप्लेनेंट नहीं बना रहे हैं, आप उनके भाई को कंप्लेनेंट नहीं बना रहे हैं, आप मध्य रात्रि को स्टेट स्पॉन्सर्ड
कंप्लेंट को आधार बना करके आप एफआईआर करेंगे और एफआईआर के आधार पर जांच चलेगी तो क्या हश्र होगा। तो लोगों को ये लग रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि फिर से सारे मामले को ढकने की एक कुचेष्टा हो। सितंबर 2022 से लगातार अंकिता को न्याय दिलाने के लिए भटक रहे अंकिता भंडारी के माता-पिता देहरादून में आयोजित महापंचायत में भावुक नजर आए। आपको बता दें कि इस दौरान अंकिता के पिता ने मंच से एक ही बात कही कि सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में सीबीआई जांच करे और पुरानी एफआईआर पर भी जांच आगे बढ़े। में ना बिकने वाले में नहीं हूँ, क्योंकि मैं चलो आप जनता से मैं तो जैसे भी झेल लूंगा, लेकिन उस बच्ची की आत्मा क्या बोलेगी? जो बच्ची उनके आगे वीआईपी के आगे झुकी नहीं, तो मैं कैसे झुकूं? तो यहाँ पे हमारा दोनों का स्वास्थ्य भी गड़बड़ चल रहा है, तो मतलब मेरी आंख में दर्द है और हारने की प्रॉब्लम है, तो इसलिए मुझे यहाँ पे आना पड़ा। दूसरी ये है कि जो मेरी मांग थी और जनता की मांग थी कि सीबीआई की जांच हो। देहरादून में स्वामी दर्शन भारती ने पत्रकार वार्ता के दौरान अंकिता हत्याकांड की आड़ में कुछ स्वार्थी तत्वों पर देवभूमि का माहौल खराब करने का आरोप लगाया। साथ ही उन्होंने कहा कि कुछ लोग नेपाल की तरह उत्तराखंड के युवाओं को भड़काने का काम कर रहे हैं। स्वामी दर्शन भारती ने यह भी आरोप लगाया है कि उन्होंने उर्मिला सनावर को सामने लाने के लिए उनके अपने संपर्कों का प्रयोग किया था, लेकिन अब तक उर्मिला सनावर को कुछ होता है तो साक्ष्य मिटाने के आरोप भी लगेगा। कहती थी कि जब लोग पूछते थे मैं देखिए एक बात सुनो, जिन लोगों को पुलिस पर भरोसा नहीं, जिन लोगों को एसआईटी भरोसा नहीं, जो लोग हैं जिन लोगों को न्यायपालिका पर भरोसा नहीं, अब उनके सामने सीबीआई भी आ गई है। अब वो सीबीआई पे भरोसा नहीं तो तब क्या किया जाए? मैं क्या कर सकता हूं? मैं तो एक छोटा व्यक्ति इस प्रदेश के लिए जो कुछ मैंने करना था, उस बेटी की आवाज को आगे लाया। उसके लिए मुझे बहुत प्रताड़ित, मानसिक प्रताड़ित हुआ जितना मैं हुआ। जब लोग पूछते थे मैं उत्तराखंड कैसा, तो यूकेडी कहती थी कि जब लोग पूछते थे मैं उत्तराखंड कैसा, तो यूकेडी कहती थी कि वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। नमस्कार दोस्तों, हम सभी जानते हैं मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। इसके अलावा हिंदू संस्कृति और ज्योतिष शास्त्र में भी मोर पंख का खास महत्व है। कहते हैं मोर के पंखों में देवी देवताओं और 9 ग्रहों का वास होता है। ज्योतिष के मुताबिक घर में विधिवत तरीके से मोर पंख स्थापित करने से सारे दुख दर्द और घर के सभी वास्तु दोष खत्म हो जाते हैं। इसके अलावा रंग बिरंगे मोर पंख हमें ये भी सीख देते हैं कि हमारा जीवन भी इसी तरह के रंगों से भरा पड़ा है, कभी खुशी के रंग तो कभी गम के रंग। लेकिन क्या ये आप जानते हैं कि भगवान राम पर एक मोर ने कर्ज चढ़ा दिया था, जिसे उन्होंने अगले जन्म में उतारा। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि वनवास के दौरान माता सीता को पानी की प्यास लगी। राम जी ने चारों ओर इधर उधर देखा, उन्हें दूर दूर तक जंगल ही जंगल दिख रहा था। उन्होंने जंगल देवता से प्रार्थना की और कहा कि हे जंगल देवता, हमें पानी की ओर जाने का रास्ता बताइए। थोड़ी देर में एक मोर आया और उसने राम जी से कहा, प्रभु चलिए, मैं जलाशय तक आपका मार्गदर्शक बन जाता हूं, लेकिन रास्ते में कोई भूल चूक होने की संभावना है। राम जी ने पूछा, वो क्यों? मोर ने कहा, प्रभु मैं तो उड़ता हुआ जाऊंगा और आप चलते हुए, ऐसे में आप रास्ता भटक सकते हैं, इसलिए मैं रास्ते के बीच बीच में अपना मोर पंख निशानी के लिए छोड़ता जाऊंगा। उसका पीछा करते करते आप जलाशय तक पहुंच जाएंगे। दोस्तों, सच बात यह है कि मोर के पंख एक विशेष समय और एक खास मौसम में ही बिखरते हैं। अगर वो अपनी इच्छा के विरुद्ध पंखों को बिखेरेगा तो उसकी मृत्यु हो जाती है, और वही इस मोर का भी हुआ। आखिर में जब मोर अंतिम सांस ले रहा था
तो वो कहता है कि मैं कितना भाग्यशाली हूं कि जो सारी दुनिया की प्यास बुझाते हैं, ऐसे प्रभु की प्यास बुझाने का मुझे सौभाग्य मिला। मेरा जीवन धन्य हो गया। अब मेरी कोई भी इच्छा शेष नहीं रह गई। इस पर श्री राम ने मोर से कहा कि मेरे लिए तुमने जो मोर पंख बिखेर कर मुझ पर जो कर्ज चढ़ाया है, मैं उस कर्ज को अगले जन्म में जरूर चुकाऊंगा। उसके बाद अगले जन्म में भगवान राम ने कृष्ण का अवतार लिया और अपने सिर पर मोर पंख धारण किया। आप भी मोर में प्रभु राम और श्री कृष्ण के दर्शन कर सकते हैं और साक्षात मोर पंख को अपने मंदिर में सजाकर आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। मैं पिछले हफ्ते जयपुर जिस स्थान पर गया, वहां कम से कम 200 मोर थे, जिनके साथ रहने का आनंद और सौभाग्य मुझे मिला। इसलिए सारी जानकारी एकत्र करके आपसे साझा की है। आप भी जब कभी मोर को देखें तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र बोलकर ये अनुभव कर सकते हैं कि आप भी साक्षात कृष्ण जी के दर्शन कर रहे हैं। सच में ये मोर पंख इतना भी सुंदर ना होता, कृष्ण, अगर ये तेरे सिर पर ना सजा होता। नमस्कार। क्या आप जिम जाते हैं, कसरत करते हैं, फिर भी आपकी सेहत नहीं बनती? काजू बादाम किशमिश मेवे प्रोटीन के डिब्बे खाते हैं, फिर भी कुछ असर नहीं होता? तो इसका मतलब है आपका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, आप जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा लो, आपकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में गैरसैंण को अस्थायी राजधानी बनाने की मांग जोर पकड़ रही है, तो वहीं इस मामले में विभिन्न संगठनों और राजनीतिक दलों ने इस मांग का समर्थन किया है, जिसके तहत पिछले दिनों पूर्व आईएएस अधिकारी विनोद रतूड़ी के नेतृत्व में स्थायी राजधानी गैरसैंण समिति के जन चेतना अभियान भी शुरू किया है, जिस पर थराली विधानसभा के विधायक भोपाल राम टमटा ने गैरसैंण को अस्थायी राजधानी घोषित किए जाने की मांग की है। अभी जो पिछली बार जो हमारे यहाँ बहुत बड़ी आपदा आई थी थराली विधानसभा के अंतर्गत, चाहे वो नंदानगर का इलाका हो, चाहे देवाल का हो, चाहे थराली चेपनों का हो, तो कहीं न कहीं उससे भी हमारा क्षेत्र काफ़ी आपदा से प्रभावित रहा है। और हमारी सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुद आपदा ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा किया था और तत्काल प्रभाव से जिला प्रशासन हो, तहसील प्रशासन हो, इनके द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए कहीं न कहीं लोगों को राहत देने का जो काम किया था। और आजकल पुनर्निर्माण, पुनर्स्थापना का जो कार्य चल रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ कैजुअलिटी भी हुई थी, बहुत सारे मकानें क्षतिग्रस्त हो गई थी, पुल क्षतिग्रस्त हो गए थे, हमारी सड़कें बहुत ज़्यादा, छोटी पुलिया, रास्ते, तमाम चीज़ें हमारी आपदा से प्रभावित हुई थी, तो आजकल उन पर काम चल रहा है। देहरादून के परेड ग्राउंड में आयोजित 4 दिवसीय उत्तरयाणी कौथिक महोत्सव 2026 में सांस्कृतिक रंग के साथ महिला सशक्तिकरण की मिसाल देखने को मिली। सेवा संकल्प फाउंडेशन के तत्वाधान में विकासखंड रायपुर की दुर्गा स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को हेलांस कैंटीन के माध्यम से भोजन व्यवस्था की जिम्मेदारी दी गई। महिलाओं ने पारंपरिक, स्वच्छ और पौष्टिक भोजन तैयार कर कलाकारों और अतिथियों की सराहना हासिल की। यह मंच महिलाओं के लिए अपने कौशल को प्रदर्शित करने और आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ने का अवसर बना। आयोजन में महिलाओं की मेहनत और हुनर ने सभी का दिल जीत लिया।
कोरोनेशन हॉस्पिटल में स्थित है और उनके द्वारा बहुत ही अच्छे, स्वच्छ और उच्च गुणवत्ता का भोजन एक सटीक दामों पे उपलब्ध कराया जा रहा है। इसी के क्रम में उनको सेवा संकल्प धारिणी जो संस्था है उनके द्वारा जो कौतिक मेले का आयोजन किया जा रहा है 5 से 8 फरवरी के बीच में, उन्होंने भी उन्हें केटरिंग का काम सौंपा है और जिससे हमारे दुर्गा स्वयं सहायता समूह की अच्छी इनकम भी हो रही है और उनको एक नया एक्सपोजर भी प्राप्त हुआ है और महिलाएं इस कार्य को करने के लिए बहुत उत्साहित भी हैं और महिलाओं का ये कहना है कि इस प्रकार के नए आयोजनों से उनका न सिर्फ उत्साहवर्धन होता है बल्कि उनकी आजीविका के सृजन के और भी नए रास्ते खुलते हैं। मेरा नाम शिवानी है और हम लोग हिलांस किचन कोऑर्डिनेशन से हैं। हमें गवर्नमेंट के थ्रू हमारे NRLM से हमें हिलांस किचन मिला है जिसमें कि हमारी स्वयं सहायता समूह की महिलाएं कार्य कर रही हैं, उस किचन को चला रही हैं और उसी के द्वारा आज ये पेड ग्राउंड में उत्तरायणी कौतिक का एक महोत्सव लगा है जिसमें कि यहाँ की कैटरिंग का कार्य हमारे हिलांस किचन को मिला है, जिसमें कि हमारी महिलाएं यहाँ पे घरेलू तरीके से खाना बना रही हैं और बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे खाना सर्व भी हो रहा है। हम सबको बहुत अच्छे से खिला रहे हैं और गर्मा गर्म यहाँ पर रोटियाँ बन रही है। शारदीय कांवड़ यात्रा की आगाज के साथ ही हरिद्वार पुलिस और प्रशासन पूरी तरह एक्शन मोड में दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि यात्रा महाशिवरात्रि 15 फरवरी तक चलेगी, जिसको लेकर सुरक्षा, यातायात और भीड़ प्रबंधन के व्यापक इंतजाम किए गए हैं, जिस पर एसपी सिटी अभय प्रताप सिंह ने बताया कि जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर सभी विभागीय अधिकारियों के साथ समन्वय बैठक कर स्पष्ट गाइडलाइन जारी की गई है। देखिए, शारदीय कांवड़ स्टार्ट हो चुकी है जो कि 2 फरवरी से शुरू होकर के और महाशिवरात्रि जो हमारा 15 तारीख को पड़ेगा उस दिन तक विशेष रहेगा। इसके क्रम में जिलाधिकारी महोदय द्वारा, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा सभी जनपद के अधिकारियों को ब्रीफिंग देकर के और मीटिंग करके और जो महत्वपूर्ण निर्देश थे वो दिए गए थे, जिसमें न केवल रूट की व्यवस्था बल्कि जो पैदल मार्ग है हमारा, पार्किंग की व्यवस्था है, घाटों की व्यवस्था है, इसके अलावा जो हर की पैड़ी क्षेत्र में पड़ने वाले हमारे पुल हैं, तो आवश्यक व्यवस्थाओं के संबंध में एक एक व्यवस्था को चाक चौबंद और सुनिश्चित करने के लिए, जिससे कि यातायात सुगम हो और सुरक्षित तरीके से कांवड़िए अपने गंतव्य को जाए, हमने हमारे द्वारा प्लानिंग की गई है। संपूर्ण कांवड़ यात्रा के दृष्टिगत जो पुलिस बल की तैनाती की गई है, SSP महोदय के निर्देश के क्रम में 9 जोन और 19 के करीब में हमारे द्वारा सेक्टर बनाया गया है। प्रत्येक जो जोन है उसके प्रभारी हमारे द्वारा गैजेटेड अधिकारी को बनाया गया है। फिलहाल हमारे खास बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।